एलोपेशिया पैच बन रहा है या आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप उसी वक्त कंसल्ट करें ताकि हम उसको उधर ही रोक दें। इसलिए हम डिजीज का पता चलेगा तो हम उसको क्योर करेंगे। हेपेटाइटिस या आपको कोई ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे, क्योंकि कुछ मेडिसिन भी हैं उनको भी हमने कंट्रोल करना होता है। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाएगा और ऑब्वियसली आपका बजट भी आउट हो जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे और वैसे रिजल्ट्स भी नहीं आते जो एक यंग पेशेंट पे आते हैं। बात करते हैं मिथ्स की। हाँ। कुछ ये कहा जाता है कि अगर आप पीआरपी सेशंस लेते हैं उससे होता ये कि आपके जो अनवांटेड एरिया हैं वहां पर भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? अच्छा, एक तो ये बात माइंड होनी चाहिए कि अगर नीचे हेयर ग्रोथ का फॉलिकल नहीं प्रेजेंट, हेयर बल्ब नहीं है, तो वहां पे बाल नहीं उगेगा। बिकॉज बाल को उगने के लिए हम सर पे क्यों उगा रहे हैं, क्योंकि नीचे उसकी हेयर बल्ब नीचे प्रेजेंट है, उसका फॉलिकल है, ठीक है। तो अब जब मिनॉक्सिडिल की हमने अभी बात नहीं की, मैं चाहूंगी कि उसकी हम थोड़ी सी बात करें। अब जैसे मिनॉक्सिडिल पेशेंट ना, क्योंकि समटाइम्स कहीं भी चले जाते हैं तो वो, क्योंकि एक बहुत बात हुई है मिनॉक्सिडिल यूज करें तो वो बस स्प्रे करना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये इस तरह से हमने देखा गया कि सम क्वैक्स या किसी ने भी उनको सही से गाइड नहीं किया, तो वो उनको लगा, वो जब यहाँ उनके बाल आना शुरू हो गए इधर, तो उसकी रीजन यही थी कि वो जब सर पे करके सोते थे, वो पिलो पे मिनॉक्सिडिल लगता था, वो लगता रहा फेस पे तो यस आए, लेकिन जहां पे नीचे हेयर बल्ब हो, जहां पे नहीं है उधर देयर इज नो चांस। सही। अगर कोई रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब अगर मैं बात करूं, वो कैंडिडेट जो कि आपसे सेशंस लेते हैं ड्यू टू सम जेनेटिक फैक्टर और सम काइंड ऑफ डिजीज, अगर उनके बाल रीग्रो नहीं होते तो वो उनको आप क्या रेकमेंड करते हैं? अच्छा देखें, जाहिर सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि पेशेंट को रिजल्ट्स आए, बिकॉज पेशेंट काफ़ी इन्वेस्ट भी कर रहा होता है। उसमें ये होता है ना कि जब हम हमारे पास कॉम्बिनेशन थेरेपीज होती हैं जब हम पेशेंट को स्टार्ट करते हैं। एक पीआरपी होती है, साथ हम उसको फिनेस्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट सिचुएशन, हर एक को हम नहीं दे देते, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आपको एक अच्छे डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसको पता हो कि फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल किसको देनी है, किसको नहीं देनी और किस तरह से इस्तेमाल करनी है। ट्रैकोस्कोप, क्योंकि मैंने तो अपने क्लिनिक पे इसलिए रखी है कि हम उसमें दोबारा से देखें और हम देखें कि नीचे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब या तो प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट की कोई वो फॉलो सही से नहीं कर रहा हमारी कोई चीज, या वो मेडिसिन सही नहीं ले रहा, या फिर वो जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उसका, वो हम लोग उसको जो मतलब उसको सबसे पहले रोकना बहुत जरूरी है ना, या तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर हम रोक नहीं पा रहे, या इस तरह होता है कि समटाइम्स, अच्छा एक ये बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आई, क्योंकि ये आपके ब्लड से ही हमने लिया होता है ना, तो समटाइम्स जो बहुत ही ज्यादा वीक है, इस तरह मुझे लगता है ना, स्पेशली मेरा ये होता है कि जो यंग लोग हैं ना, तो उन पे तो मैं सेटिस्फाइड होती हूँ कि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। थोड़े से जो 40s के बाद या इस तरह फीमेल स्पेशली आती हैं, तो मैं उनको साथ में मीजोथेरेपी का भी कहती हूँ कि हमारे ऊपर आप ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करा लें, ये वो, बिकॉज आपके ब्लड में अगर वो चीज डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली वो सर में भी थोड़ी कमी जाएगी। समहाउ ये है कि ये हमें देखना चाहिए, तो हम थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। पेशेंट से दोबारा हम बात कर सकते हैं कि आप अपनी बताएं कि आपको जो हम बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट मेडिसिन नहीं लेते, क्योंकि इसकी मेडिसिन एटलीस्ट आपको 1.5 साल 18 मंथ्स तक लेनी पड़ती है, तो तब वो इफेक्ट करती है, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा हमारा मिथ ये है कि जब तक आपको एक्सेसिव हेयर फॉल नहीं होता तब तक जो है आपको पीआरपी की तरफ नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था और ये मैं चाहूंगी कि सब बड़े गौर से सुने। देखें, आपका कोई भी चीज है, हम अब पेशेंट से कहते हैं कि प्लीज जब बहुत बूढ़े हो जाओ तब मत आओ, बूढ़ा होने ही ना दो, तो मतलब होने दो, ये नहीं है कि हम रोक देंगे, अल्लाह माफ करे, बट हम उसको डिले कर सकते हैं। सो बालों का भी ये है कि जैसे ही आपको लगता है कि आपको कहीं से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मतलब कहीं एलोपेशिया पैच बन रहा है या आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप उसी वक्त कंसल्ट करें ताकि हम उसको उधर ही रोक दें, क्योंकि उसमें ये होगा कि हम बहुत छोटे टाइम में ना आपका रोक देंगे हेयर फॉल, लेकिन आप जितना देर से आएंगे ऑब्वियसली उस पर मेहनत भी ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा और कॉम्बिनेशन थेरेपीज लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। कुछ ये कहा जाता है कि कुछ जड़ी बूटियाँ, हर्बल क्रीम्स और इस तरह की कुछ फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करने से हेयर लॉस या आपकी रीग्रोथ वो पॉसिबल है। अच्छा देखें, ये बहुत एक अच्छी बात आपने की है, बिकॉज पेशेंट्स काफ़ी आते हैं और वो ऑयल्स बता रहे होते हैं कि हमने 6 महीने ये ऑयल लगाया, हमने फलां शैम्पू लगाया, और सबसे इजी भी उनको ये लगता है कि वो घर में ही बस मिक्स मुक्स करके आपने सर में लगा दी। देखिए, फॉर द टाइम बीइंग वो ब्लड सर्कुलेशन वो चीज़ें अच्छी करती हैं अगर आपने ऑयल लगा दिया है, ठीक है।
लेकिन 5-10 मिनट का मसाज ही होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो उससे बाल शायद शाइन करते हैं, लेकिन जो रूट के अंदर एक चीज़ है, क्योंकि बाल तो आपका नीचे बल्ब के अंदर पड़ा है ना, हेयर बल्ब के अंदर, जी, तो जी। वो वहाँ पे जाके वहाँ से बाल उगा दे, ये पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर शैम्पू चेंज करने का कुछ कहा जाता है कि शैम्पू चेंज कर दे, इससे आपका हेयर लॉस रुक जाएगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, उसमें ये है ना कि जैसे आजकल बहुत हाइप बनी हुई है कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, सल्फेट फ्री यूज़ करें और इस तरह से उसमें हम ये कहते हैं कुछ लोगों का जो स्कैल्प है ना वो ऑयली है। हाँ, हाँ। बेसिकली शैम्पू की थोड़ी-सी ये समझें कि वो होता क्यों है, वो क्लेंजिंग के लिए होता है स्कैल्प की। बाज़-औक़ात लोग जो है ना वो सही से शैम्पू भी नहीं यूज़ कर रहे होते क्योंकि हमें ये पता नहीं होता ना, हमने बस हम हमारा फ़ोकस होता है कि ये तो बस बालों के ऊपर लगाओ। वो बेसिकली स्कैल्प के लिए होता है। जब आपका स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लेंज़ करेगा, तो वहाँ पे आपका बाल जो है वो ऑयल वहाँ पे सीबम क्योंकि बालों के अंदर बहुत स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, सही। जैसे फेस पे होता है। तो वो वहाँ पे ऑयल क्लॉग नहीं करेगा, जैसे बाल हमारे हो जाते हैं, बहुत ग्रीसी से हो जाते हैं। तो बेसिकली शैम्पू सिर्फ़ क्लेंजिंग के लिए होते हैं। सही। हाँ, बाकी जो शैम्पूस एंटी हेयर फॉल वो आपको उस वक़्त जैसे डैंड्रफ है वो कंट्रोल कर लेगा, जो आपका कॉज़ है वो बट वो रूट के अंदर से जाके बाल को ग्रो करेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये है कि अगर कॉज़ की वज़ह से हेयर फॉल है, जैसे कि डैंड्रफ की वज़ह से, तो उसमें हम लोग अगर साथ कोई मेडिकेशन देते हैं, शैम्पू देते हैं, तो फिर माइट बी बट ये है कि अगर देयर इज़ कॉज़ कोई और है, तो वो शैम्पू नहीं खाली करेगा। अगर बात करें इंस्ट्रक्शंस की और आपकी हिदायत की बात करें, तो मुझे बताएँ कि प्री ट्रीटमेंट, अंडरलाइंग ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट, इस सारे प्रोसीजर में हुँ। आप एक कैंडिडेट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे? अच्छा, प्री ट्रीटमेंट में तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है हेयर फॉल होने से पहले ही आएँ। मतलब हेयर फॉल अब ये इंतज़ार ना करें कि आपके सही से बाल झड़ जाएँ, आपका गंजपन हो जाए और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएँ उस वक़्त आप पे विज़िट करें, ठीक है? हुँ, हुँ। मैंने पहले भी जैसे बताया कि 100 बाल आपका गिरता है दैट इज़ नॉर्मल। अच्छा, हुँ, हुँ। एक और बात यहाँ पे मैं करूँगी कि टीलोजेनिक एफ्लूवियम एक टर्म होती है। अभी मैंने आपको बताया कि टीलोजेनिक फ़ेज़ होता है, वो होता ही शेडिंग एंड फॉलिंग का फ़ेज़ है। तो सही। समटाइम्स आपकी लोकेशन चेंज होने से, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस होने से हुँ, और हुँ। फीमेल्स में पोस्टपार्टम जो उनका एक टेन्योर होता है, उसमें ये होना ही होना होता है। तो वो 4 टू 8 वीक्स में खुद ही ठीक हो जाता है। उसमें अक्सर पेशेंट जो है वो मसाज करके जड़ी-बूटियाँ खा के उनको लगता है कि ये क्योंकि ये चीज़ें आई इसी तरह है, वो क्योंकि उसने खुद ही रिवर्स होना होता है, हुँ, हुँ। ठीक है? तो उसमें उसको लगता है कि हाँ, ये जड़ी-बूटियों ने कर दिया है। सो अगर वो चीज़ है तो वो आपकी खुद ही नॉर्मलाइज़ हो जाएगी, अगर आपको कोई एंग्ज़ायटी या इस तरह की कोई चीज़ चल रही है। तो प्री ट्रीटमेंट में यही है कि इन शॉर्ट कि आप जो है वक़्त से प्रिकॉशन लें, हुँ, ये हुँ। प्रिवेंशन लें, प्रिकॉशन लें सही। ये इंतज़ार ना करें आपका बहुत ज़्यादा बाल झड़ें तो तब। ठीक है। और अंडरलाइंग ट्रीटमेंट में आप जिस तरह फ़ॉलो-अप की बात की कि हुँ। वो फ़ॉलो-अप के ऊपर ही वो ज़्यादा उसका फ़ोकस होना चाहिए। हाँ, फ़ॉलो-अप के ऊपर बहुत ज़्यादा पोस्ट में ऑब्वियसली हम पेशेंट को 1 दिन की केयर ये देते हैं कि आपने अभी वॉश नहीं करना और जब वॉश करें तो अच्छे से हॉट वाटर से करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो, सही। ठीक है? और उसके बाद हम उनको देते हैं मल्टीविटामिन्स भी देते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये चीज़ें देख के ना पेशेंट वो मेन चीज़ छोड़ के बस मल्टीविटामिन्स ही खाने पे लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। और साथ में सीरम्स भी देते हैं ये लेकिन ये सब कुछ मैं इसलिए बोलना नहीं चाह रही ना क्योंकि फिर वो ऊपर चली जाती हैं और बाकी मेन प्रोसीजर्स पीछे चले जाते हैं। कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, वो उससे सारा ट्रीटमेंट कराता है हुँ। और लास्ट में उसे कहते हैं कि मैं तो हेपेटाइटिस का पेशेंट था। ऐसे ओह! कुछ आपके साथ आप क्या कहती हैं कि अ, कैंडिडेट को किन बातों को पहले अपने मॉलिज को आगाह करना चाहिए? इसमें ये कि पहले तो अल्लाह ना करे कि ऐसा मेरे साथ कभी हो, लेकिन इसमें पेशेंट का कसूर नहीं है, इसमें डॉक्टर शुड टेक द हिस्ट्री हिस्ट्री फर्स्ट। हिस्ट्री फर्स्ट। आपका एक कंसेंट फॉर्म होना चाहिए, जैसे मेरे पास एक है। हम कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कोई अंडरलाइंग डिज़ीज़ तो नहीं है? सही। ऑब्वियसली हम डिज़ीज़ का पता चलेगा तो हम उसको क्योर करेंगे। हेपेटाइटिस या आपको कोई ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे या कोई भी इस तरह ब्लड प्रेशर का आप एंटी हाइपरटेंसिव तो क्योंकि कुछ मेडिसिन्स भी हैं, उनको भी हमने कंट्रोल करना होता है इससे पहले। हुँ। तो वो सब चीज़ें जो है उसका ख़्याल हमें रखना है। लाइक कुछ ब्लड डिज़ीज़ भी है कि वो ब्लड फिर फ्लो नहीं रुक पाता। हाँ, अच्छा दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे आप हेपेटाइटिस का आ भी गया ना तो इसमें ये है कि हमारे पास जो नीडल होती है ना, जो भी हम यूज़ करते हैं वो हम डिस्पोजेबल। हाँ, यूज़ करके उसी वक़्त हम डिस्कार्ड कर लेते हैं।
जो माइक्रो नीलिंग वो भी हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो वो हाँ, ये है कि कोई नहीं कर रहा तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम कर लेते सही। हैं गला तो विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप अगर जा रहे हैं अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो पहले अपनी प्रॉपर हिस्ट्री अपने साथ लेके जाएँ। हुँ, आप डॉक्टर से अपने मॉलिज को बताएँ कि आपको ये मर्ज़ पहले से लाहक है। हाँ, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेशेंट को अपने डॉक्टर से क्या बातें पूछनी चाहिए, क्या चीज़ उससे एक्वायर करनी चाहिए बिफोर द ट्रीटमेंट फॉर द पीआर? अच्छा ठीक है, पीआरपी के बारे में ऑब्वियसली उसको पहले पूछना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग इट, ठीक है? और फिर उसको पूछना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, ठीक सही। है? बजट भी पूछना चाहिए कितना बजट लगेगा। होता ये है कि पेशेंट समटाइम्स एक सेशन अफोर्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो सही। कोई एक एक तरह से उसको उसको भी फ़ायदा नहीं होता और हम भी सोच रहे होते हैं कि ऑब्वियसली मेहनत लगती है और पेशेंट जो है ना जब वो खुश होता है तो हम भी तभी खुश होते हैं। तो सही। ये सही। ये बात तो है बहुत सही। कॉमन। सो पेशेंट को स्टेरिलाइज़ेशन का और पेशेंट्स आजकल माशाल्लाह हैं भी पूछते हैं कि आपने ये नीडल स्टेरिलाइज़ की है, ये चीज़ें स्टेरिलाइज़ हैं या नहीं? और वो ये सारी चीज़ें पूछनी बहुत ज़रूरी हैं और अपना ये है कि आप पूछें उससे कि आपको 6 मंथ्स लगेंगे, 1 ईयर लगेगा, कितना टाइम लगेगा आपका प्रोसीजर कंप्लीट होने में? यानी आप अपने डॉक्टर से उनकी जो काबिलियत है, वो हाँ, पहले आप मेक श्योर करें कि वो इस काबिल भी हैं कि वो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हाँ, बिल्कुल। मार्केट में इस तरह से बहुत सारे क्रैक्स भी हुँ, अवेलेबल हैं। हुँ। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है बिकॉज़ ये है कि और पीआरपी स्पेशली क्योंकि वो लगता सबको इसी तरह है कि वो बस ब्लड लिया, निकाला और उसको सर में डाल दिया, इस तरह नहीं है। आपको एक स्कैल्प की लेयर्स होती है ना, डीप डर्मिस, ठीक है, सबडर्मल टिश्यू, जी, जी। कहाँ पे हेयर बल्ब है। अब ये अगर आप नॉन डॉक्टर हैं, ठीक है, हुँ। अगर आपने मेडिसिन नहीं पढ़ी हुई, तो आपको ये कैसे पता चलेगा? सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको पता हो कि आपके डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन क्या है और ही शुड नो अबाउट पीआरपी। ये सिर्फ़ इंजेक्ट करने वाला नहीं होगा। बट एनी हाउ ये इस बारे में हम क्या कर सकते हैं आजकल तो बहुत सेशन की क्लोजिंग पर आप पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के रिलेटेड कुछ कहना चाहें? हाँ जी, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, ठीक है? इन एनी केस आपके चाहे वो हेयर हो, आपकी स्किन हो, आपका नेल हो इसको क्योंकि ये तीनों चीज़ें ना आपको बहुत अलार्म्स देती हैं, ठीक हुँ, है? ये आपको अलार्म्स देती हैं कि मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, ठीक है? हुँ। स्किन भी आपकी डिहाइड्रेट होती है, पानी माँग रही होती है आपसे, लेकिन आप उसको उस वक़्त छोड़ देते हैं। स्पेशली हम जब यंग एज में होते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में होता है कि नहीं ये तो ब्यूटी हमारी रहेगी। वो एकदम से फिर आपके 25 से ऊपर जाते हैं तो वो एब्रप्टली चेंज आना शुरू हो जाता है। सही। तो ये है कि आप हमेशा प्रिवेंशन की तरफ जाएँ। अपने आप बिल्कुल डिज़ीज़ को क्योर करने की तरफ ना जाएँ। उसमें फिर ये है कि प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाएगा और ऑब्वियसली आपका बजट भी आउट हो जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे और वैसे रिज़ल्ट्स भी नहीं आते जो एक यंग पेशेंट पे आते हैं। हुँ। अपने सोशल मीडिया लिंक और कनेक्टिविटी के लिए आप ऑडियंस के लिए अगर कोई अपने सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर डिफाइन करें? हाँ जी, बिल्कुल, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। दे कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, आई एम आल्सो ऑन टिकटॉक, मोस्ट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. आई एम लोकेटेड इन न्यू सिटी फेज़ 2 वाकएंड एंड माय क्लिनिक नेम इज़ एस्थेटिक ऑरा बाय डॉक्टर मरियम काज़ी. ये थी हमारे साथ एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरियम काज़ी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद हेल्थ कास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।